रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है रोजगार वाला अड्डा पर आपका स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जेआरएफ या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है रोजगार वाला अड्डा पर आपका। आज की जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ना, उसे अगर हम थोड़ा दूर से देखें तो वो किसी बहुत बड़ी और सुव्यवस्थित फैक्ट्री जैसी लगती है। हाँ, एकदम किसी इंडस्ट्रियल सेटअप की तरह। बिल्कुल। मतलब एक तरफ से छात्र इस मशीन के अंदर जाते हैं, एक पहले से तय असेंबली लाइन से गुजरते हैं और बस कुछ साल बाद दूसरी तरफ से एक मानकीकृत डिग्री लेके बाहर आ जाते हैं। और सब कुछ बहुत ही मैकेनिकल है। हाँ, सब कुछ एकदम स्पष्ट है और अंततः बात सिर्फ अंकों और प्लेसमेंट पर आके रुक जाती है। लेकिन अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं, उस युग में जाएं जहां ज्ञान का मतलब सिर्फ सूचनाएं इकट्ठा करना या नौकरी पाना नहीं था, तो ये पूरा दृश्य ही बदल जाता है। सही कहा। प्राचीन भारत में शिक्षा कोई कारखाना नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। वो तो एक बहुत ही गहरा, जैविक और कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम उच्च शिक्षा के उसी सुनहरे युग की वास्तुकला को डिकोड करने वाले हैं। और ये वास्तुकला समझना सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, ये आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। वो कैसे? मतलब विशेषकर ज्ञान की जो हमारी आज की परिभाषा है, उसे चुनौती देने के लिए। जब हम प्राचीन शिक्षा के मॉडल्स को देखते हैं तो पाते हैं कि वे केवल तथ्य रटने के केंद्र नहीं थे, बल्कि मनुष्य के पूरे अस्तित्व को निखारने की प्रयोगशालाएं थीं। यही कारण है कि आज की हमारी ये चर्चा केवल सतह को नहीं छुएगी। हमने इसके लिए उन स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है जो इस विषय को ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक दोनों नजरियों से देखते हैं। और हमारे स्रोत काफी ठोस हैं इस बार। बिल्कुल। विशेष रूप से हमने यूजीसी नेट परीक्षा के विशेषज्ञों के वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू के पैटर्न और विशेष रूप से रोजगार वाला अड्डा की जो प्रीमियम स्टडी गाइड है, उनके सटीक नोट्स का उपयोग किया है, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हमारा मिशन आज सिर्फ कुछ तारीखें या राजाओं के नाम रटना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे शिक्षा वैदिक गुरुकुलों से निकलकर तक्षशिला और नालंदा जैसे विशाल विश्वविद्यालयों में बदल गई, और साथ ही जो छात्र यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन स्रोतों का उपयोग करके परीक्षा क्रैक करने की रणनीति भी डिकोड करनी है, जो कि उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। एकदम। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी यात्रा की जो शुरुआत है वो वैदिक काल से होती है। हाँ, ना? बिल्कुल। वैदिक काल शिक्षा की सबसे बुनियादी इकाई था। उस समय प्रारंभिक शिक्षा तो घर की चार दीवारी के भीतर ही पूरी हो जाती थी, परिवार के संस्कारों के साथ। हाँ, लेकिन जब बात उच्च शिक्षा की आती थी तो उसका स्वरूप बिल्कुल अलग था। छात्रों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता था और गुरुकुल जाना होता था। और गुरुकुल का नाम सुनते ही मतलब अक्सर हमारे दिमाग में आज के किसी साधारण हॉस्टल की छवि बनती है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये आज के किसी भी बोर्डिंग स्कूल से कहीं ज्यादा कठोर था, भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह दूर। लेकिन यहाँ मुझे जो सबसे दिलचस्प बात लगी वो थी गुरुकुल में प्रवेश की प्रक्रिया। हाँ, वो कोई आज की तरह फॉर्म भरने जैसा तो था नहीं, बल्कि इसके लिए बाकायदा उपनयन संस्कार होता था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपनयन संस्कार को केवल एक कर्मकांड समझना बहुत बड़ी भूल होगी। तो वो क्या था? ये एक मनोवैज्ञानिक सीमा रेखा थी। इसका अर्थ था गुरु के समीप जाना या ज्ञान के लिए एक नया जन्म लेना। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जिस पर अक्सर ऐतिहासिक बहसों में कम बात होती है, वो ये कि प्राचीन वैदिक काल में यह संस्कार केवल लड़कों के लिए नहीं था। अरे वाह, मतलब महिलाओं के लिए भी? बिल्कुल, महिलाओं को भी शिक्षा का पूरी तरह से समान अधिकार प्राप्त था। लड़कियां भी गुरुकुलों का हिस्सा बनती थीं, वेदों का अध्ययन करती थीं, मतलब दार्शनिक बहसों में भी भाग लेती थीं। हाँ, गार्गी और मैत्रेयी जैसी मुशी महिलाओं का जो उदय हुआ वो इसी प्रगतिशील व्यवस्था का ही तो परिणाम था। ये तथ्य आज भी मतलब कई लोगों के लिए काफी हैरान करने वाला हो सकता है कि हजारों साल पहले शिक्षा प्रणाली इतनी समावेशी थी। बिल्कुल थी। लेकिन अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो आज हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित करियर है,
पैसा कमाना है। वैदिक काल में एक छात्र वर्षों तक इतनी कठोर दिनचर्या किस अंतिम लक्ष्य के लिए करता था? यहीं पर प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के बीच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। वैदिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य भौतिक सफलता या केवल पैसा कमाना था ही नहीं। तो फिर क्या था? इस शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना था। मोक्ष। हाँ, उनका मानना था कि अज्ञान ही दुखों का कारण है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तीक्ष्णता, सामाजिक कौशल, ये सब सिखाए जाते थे, लेकिन वे सब इस आध्यात्मिक यात्रा के केवल साधन थे। और शायद इसीलिए ये शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी। एकदम। गुरु कभी ज्ञान को बेच नहीं सकता था। समाज और राज्य इन गुरुकुलों का भरण पोषण करना अपना कर्तव्य मानते थे। ये तो एक बहुत ही आदर्शवादी ढांचा लगता है। लेकिन स्रोतों में ये भी लिखा है कि ये शिक्षा पूरी तरह से स्किल्स पर आधारित थी। हाँ, कौशल आधारित। मतलब जैसे आज हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं ये देखने के लिए कि कौन इंजीनियरिंग करेगा और कौन आर्ट्स लेगा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि छात्र की प्रकृति पर आधारित थी। बिल्कुल, उसके आंतरिक स्वभाव पर। हाँ, अगर कोई बहुत आक्रामक है, ऊर्जा से भरा है, तो उसे सैन्य विज्ञान यानी क्षत्रिय धर्म सिखाया जाता था, और जिसका दिमाग शांत है उसे दर्शन और वेद। ये एक बेहद वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। आप किसी व्यक्ति की मूल प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसे कुछ नहीं सिखा सकते। गुरु का काम छात्र की ऊर्जा को। एक मिनट रुकिए, अगर ये प्रणाली इतनी ही योग्यता आधारित थी तो फिर क्या आज की हमारी शिक्षा प्रणाली इस योग्यता आधारित और होलिस्टिक डेवलपमेंट वाले मॉडल से कुछ सीख सकती है? निश्चित रूप से सीख सकती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि समय के साथ इसमें पतन कैसे आया। हाँ, वो जन्म आधारित जाति व्यवस्था में कैसे बदल गई? देखिए, जब कोई भी व्यवस्था संस्थागत होती है तो उसमें सत्ता और नियंत्रण की राजनीति आ ही जाती है। शुरुआत में जो ज्ञान योग्यता पर था, बाद में परिवारों ने उसे अपनी विरासत मानना शुरू कर दिया। मतलब ज्ञान ही शक्ति बन गया। हाँ, और जो लोग सत्ता में थे वे नहीं चाहते थे कि ये शक्ति उनके हाथ से जाए, इसलिए योद्धा का बेटा योद्धा और विद्वान का बेटा विद्वान बनने लगा। समझ गई। मतलब जब ज्ञान को संपत्ति मान लिया गया तब पतन शुरू हुआ। बिल्कुल। खैर, जैसे जैसे समाज बड़ा, विदेशी यात्री आने लगे, तो शिक्षा केवल एक गुरु तक सीमित नहीं रह सकती थी, उसे संस्थागत होना ही था। हाँ, और यहीं से भारत के उन प्राचीन विश्वविद्यालयों का उदय होता है जिनकी गूंज मतलब आज भी सुनाई देती है। तक्षशिला का नाम सबसे पहले आता है। तक्षशिला की कहानी वाकई अद्भुत है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जो अब पाकिस्तान में है, ये आज के विश्वविद्यालयों की तरह एक कैंपस में कैद नहीं था। तो कैसा था? ये महान विद्वानों का एक जमावड़ा था। पूरा शहर ही मानो एक विश्वविद्यालय था। लेकिन तक्षशिला की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे रोजगार वाला अड्डा के नोट्स में मिली, वो थी इसकी प्रवेश प्रक्रिया। हाँ, वो काफी अलग थी। आज हम बड़े संस्थानों में कट ऑफ की बात करते हैं, लेकिन तक्षशिला में प्रवेश का नियम बहुत सरल था। कोई औपचारिक प्रवेश परीक्षा नहीं थी, बस छात्र की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। 16 वर्ष की आयु को एक बौद्धिक दहलीज माना जाता था। और इसे याद रखने के लिए खास तौर पे जो छात्र सुन रहे हैं, स्रोतों में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दी गई है, रोजगार वाला अड्डा का 3 C's फॉर्मूला। हाँ, वो 3C वाली ट्रिक। हाँ, तक्षशिला से निकले 3 महान विद्वान जिनके नाम C से शुरू होते हैं। पहला चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। बिल्कुल। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, और तीसरा चरक, जो आयुर्वेद के जनक हैं। इसके अलावा पाणिनि और जीवक भी यहीं से थे। एक ही जगह से अर्थशास्त्री, सम्राट और डॉक्टर का निकलना दिखाता है कि वहां का पाठ्यक्रम कितना व्यापक था। वाकई। लेकिन अगर हम तक्षशिला से आगे बढ़ें और पूर्व की ओर जाएं, तो हमें नालंदा विश्वविद्यालय मिलता है। हाँ, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित। लेकिन नालंदा तो तक्षशिला से बिल्कुल अलग था ना? एकदम विपरीत। तक्षशिला खुला मंच था, लेकिन नालंदा एक अत्यधिक संरचित और विशिष्ट संस्थान था। और प्रवेश, मुझे हैरानी होती है सोचकर, यहाँ प्रवेश पाना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि नालंदा का मानना था कि उच्च ज्ञान एक विशेष अधिकार है। वहां केवल 20% पास दर थी। बाप रे, सिर्फ 20%? हाँ, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। प्रवेश द्वार पर जो द्वारपाल होता था, जिसे गेट कीपर कह सकते हैं, वही इंटरव्यू लेता था। मतलब गेट कीपर ही परीक्षा ले लेता था? बिल्कुल। वो कोई सामान्य गार्ड नहीं, बल्कि दर्शन का प्रकांड विद्वान होता था।
वो इतने जटिल प्रश्न पूछता था कि 80% छात्र दरवाजे से ही लौट जाते थे। ये तो अद्भुत है। और जो अंदर पहुंच जाते थे उनके लिए तो ज्ञान का खजाना था। मतलब नालंदा का विशाल पुस्तकालय परिसर जिसे धर्मगंज कहा जाता था। हाँ, धर्मगंज, उसमें 90 लाख पुस्तकें थी। 90 लाख? उस जमाने में? जी हाँ, और इसे बाकायदा 3 भागों में बांटा गया था, रत्न सागर, रत्नोदी और रत्नरंजक। रत्नोदी तो शायद 9 मंजिला इमारत थी। बिल्कुल। और वहां सिर्फ किताबें नहीं थी, खगोलीय अनुसंधान के लिए अम्बुद्रावली ही नामक एक वेधशाला भी थी। अच्छा। हाँ, हुएनसांग और आइचिंग जैसे चीनी यात्रियों ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अब यहाँ बात वास्तव में बहुत रोचक हो जाती है। जब हम इन परिसरों के बारे में सोचते हैं तो लगता है सब बहुत शांत होगा, लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि वहां भी आज की तरह ही भारी राइवलरी यानी प्रतिद्वंद्विता थी। बहुत भयंकर प्रतिद्वंद्विता थी, विचारों का जबरदस्त टकराव। खास तौर पर विक्रमशिला और वल्लभी के बीच, है ना? एकदम सही। पूर्व में विक्रमशिला, जिसे धर्मपाल ने स्थापित किया था, वो तांत्रिक बौद्ध धर्म यानी वज्रयान का प्रमुख केंद्र था। जहां रहस्यवाद पर जोर था। हाँ, वहां 108 मंदिर थे और अतीशा जैसे प्रसिद्ध विद्वान वहीं से निकले थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाया था। बिल्कुल। और दूसरी ओर पश्चिम में था वल्लभी विश्वविद्यालय, जो गुजरात में मैत्रक वंश के अधीन था। हाँ, और वो विक्रमशिला के एकदम उलट हीनयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। और शायद वल्लभी प्रशासन और वाणिज्य का भी गढ़ था ना? हाँ, राजा लोग अपने राज्य के प्रशासनिक पदों के लिए वल्लभी से पढ़े छात्रों को प्राथमिकता देते थे। विक्रमशिला अगर रहस्यवाद था तो वल्लभी व्यावहारिकता था। ये नालंदा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था। इसके अलावा भी तो कई केंद्र थे, मतलब जो आकार में छोटे थे लेकिन उनकी विशेषज्ञता बहुत गहरी थी। बिल्कुल, जैसे जगदल जो वज्रयान का केंद्र था, उदंतपरी जो पालवंश का था, और वो उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल। हाँ, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। इसके अलावा सुदूर उत्तर में कश्मीर का शारदा पीठ था, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। जी, जहां कल्हण जैसे विद्वान थे, और जो अद्वैत वेदांत का बड़ा केंद्र था। और तर्कशास्त्र के लिए बिहार का मिथिला। अच्छा, आधुनिक मिथिला यूनिवर्सिटी तो 1972 में बनी है ना? हाँ, लेकिन उसका जो प्राचीन इतिहास है वो राजा जनक के समय का है। वह न्याय दर्शन का निर्विवाद केंद्र था। ज्ञान का एक पूरा महाद्वीप था ये सब। लेकिन फिर 12वीं सदी में वो भयानक मोड़ आता है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण। हाँ, उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान ज्ञान के केंद्रों को मतलब पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया। कहते हैं कि धर्मगंज की वो 90 लाख किताबें महीनों तक जलती रहीं। वो सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था, वो एक पूरी सभ्यता की वैचारिक हत्या थी। गणितज्ञों के सूत्र, दार्शनिकों के विचार सब राख हो गए। ये बहुत ही विचलित करने वाला इतिहास है। लेकिन तो इस सारे ऐतिहासिक ज्ञान का मतलब क्या है, खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो आज यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? मतलब ये है कि परीक्षा में हायर एजुकेशन सिस्टम की यूनिट इसी ऐतिहासिक नींव पर टिकी है। और इसीलिए हमारे स्रोत, विशेष रूप से रोजगार वाला अड्डा का ये मानना है कि रोजगार वाला अड्डा सदैव आपके साथ है। उनकी प्रीमियम स्टडी गाइड 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देती है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्रों को अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो इस विशाल सिलेबस को कवर करने के लिए आपकी मतलब क्या रणनीति होनी चाहिए? सबसे बड़ी रणनीति है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ को समझना। रोजगार वाला अड्डा के संसाधनों का उपयोग करके उन्हें ईयर वाइज हल करना चाहिए। ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे नालंदा का द्वारपाल मुश्किल सवाल पूछता था। एकदम सही एनालॉजी है। हाँ, वैसे ही यूजीसी नेट भी आपको ट्रिकी सवालों में फंसाता है। परीक्षक कभी सीधे सवाल नहीं पूछता। उदाहरण के लिए एक PYQ में स्टेटमेंट था कि वैदिक शिक्षा जितनी हो सके उतनी मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए। देखने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन यही जाल है। प्राचीन वैदिक शिक्षा मुफ्त यानी फ्री तो थी, लेकिन अनिवार्य यानी कंपलसरी नहीं थी। अच्छा, क्योंकि राज्य किसी को बाध्य नहीं कर सकता था। बिल्कुल, वो व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक इच्छा थी। यूजीसी ऐसे ही भारी शब्दों में कंफ्यूज करता है। समझ गई। और ऐसे जटिल तथ्यों को याद रखने के लिए ही छात्रों को ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे रोजगार वाला अड्डा की 3 C's फॉर्मूला या नालंदा की 3 लाइब्रेरीज,
रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक को याद रखने का तरीका। हाँ, चंकिंग करने से परीक्षा के दबाव में भी चीजें याद रहती हैं। तो अगर हम पूरे विश्लेषण को समेटें तो हम देखते हैं कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो आत्मखोज और मोक्ष पर केंद्रित थी, वो आज की गलाकाट प्रतियोगिता से बहुत अलग थी। बहुत ज्यादा अलग। लेकिन ज्ञान की जो गहराई वहां थी, वो आज भी हमें हैरान करती है। गहराई की बात उठी है तो मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि खिलजी ने नालंदा की ईंटें और किताबें जला दी, लेकिन क्या कोई आग उन विचारों को जला सकती है जो उन 90 लाख किताबों में दर्ज थे? विचार तो नहीं जलते। बिल्कुल। आज हम डिजिटल युग में हैं। हमारे पास रोजगार वाला अड्डा जिससे प्लेटफॉर्म है जहां डेटा नष्ट नहीं होता, ज्ञान सुरक्षित है। हाँ, सर्वर पर सब सेफ है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति था। वो इंसान को स्वतंत्र करती थी। लेकिन आज हमारी शिक्षा प्रणाली हमें कहाँ ले जा रही है? ये एक गहरा सवाल है। क्या ये हमें केवल एक डिग्री और नौकरी के एक अंतहीन चक्र में बांध नहीं रही है? क्या आधुनिक शिक्षा ने ज्ञान के डेटा को सुरक्षित तो कर लिया है, लेकिन उसकी जो मूल आत्मा थी उसे कहीं खो दिया है? वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम ज्ञान से मुक्त हो रहे हैं या सिर्फ एक EMI और जॉब के लूप में फंस रहे हैं? सुनने वालों, हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को समझते रहिए, अपनी परीक्षा की रणनीति को मजबूत रखिए और ज्ञान की असली आत्मा को हमेशा तलाशते रहिए। रोजगार वाला अड्डा पर क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस लिए जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करते रहिए। नई वीडियो का